तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिटी के लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर की सीरीज़ चल रही है, राइट, जो कि लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसको हम कवर कर रहे हैं, राइट। और उसी के साथ हम 5th चैप्टर पे आए हुए हैं, जिसका टाइटल है यूनियन एंड टेरिटरी। और कल हमने ये चैप्टर मोर देन 50% देख चुके थे। अभी कुछ इसके सब टॉपिक्स बाकी हैं, 2-3 टॉपिक्स जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते। तो हम थोड़ा रिकैप करें, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक्चुअली जो है पार्ट स्ट्रक्चर वो इस चैप्टर से चालू होते हैं। इसके अंदर हमने देखा था पार्ट वन के अंदर आर्टिकल 1 to 4 हम ऑलरेडी देख चुके थे। वो क्या थे, तो रिकैप करें हम, तो आर्टिकल 1 हमें देखने को मिलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, जिसके अंदर आर्टिकल 1 के अंदर 3 सब क्लॉजेज देखे थे हमने। सब क्लॉज 1, 2, 3। 1 के अंदर हमने देखा था इंडिया, दैट इज़ भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अंदर 2 चीज़ें बताई गई है, इंडिया और भारत, जो कि नाम है इस कंट्री के, ब्यूटीफुल कंट्री के, और साथ ही साथ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो है क्या है, वो स्टेट्स का यूनियन है। अब स्टेट्स का यूनियन है, इसका मतलब ये नहीं है यानी कि बहुत सारे स्टेट साथ में आके एक यूनियन बनाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट हैज़ द पावर टू सीशीड फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। वो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया से क्या अलग नहीं हो सकते, वो पावर उनके पास है नहीं। साथ ही साथ आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 देखा था, उसके अंदर हमने देखा था स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो नेम है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं, जो कि 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम हमने देखे थे 1 क्लॉज 2 के अंदर। 1 क्लॉज 3 के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्टेट आते हैं, यूनियन टेरिटरी आती है, और साथ ही साथ जो एक्वायर की गई टेरिटरीज़ हैं वो भी इसी के अंदर आती है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया ये क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया, रिमेंबर दिस थिंग। और साथ ही साथ हमने इसी के साथ देखा था हमने कौन कौन सी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर की थी टाइम टू टाइम, जैसे कि दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दीव दमन, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब हमने क्या किए थे, एक्वायर टेरिटरी जो फॉरेन टेरिटरीज थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर हमने टाइम टू टाइम एक्वायर की। अब कैसे की थी वो हम इस लेक्चर में ही देखने वाले। फिर हमने आर्टिकल 2 देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया अंडर आर्टिकल 2 कि वो क्या कर सकती है, फॉरेन टेरिटरी जो है उनको एक्वायर कर सकती है और न्यू स्टेट बना सकती है। डन। वो सिमिलर वे के अंदर हमने आर्टिकल 3 देखा था, जो सेम पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है 2 के अंदर बाहर से स्टेट को एक्वायर करने की पावर थी, जबकि 3 आर्टिकल के अंदर हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंटरनल रीअरेंजमेंट, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है प्रेजेंटली 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है, तो उसको इंटरनली रीअरेंज करना है, तो वो पावर पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 3। फिर आर्टिकल 3 के अंदर हमने देखा था कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, उसमें इंक्रीज़ कर सकती है किसी स्टेट का एरिया को डिमिनिश कर सकती है, अल्टर कर सकती है, बाउंड्री नाम चेंज कर सकती है, सभी कुछ कर सकती है। और आर्टिकल 3 के अंदर हमने और भी चीज़ें देखी थी, जैसे कि अगर 2 चीज़ें हमने नोट की थी कि 2 कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर इंटरनल रीअरेंजमेंट पार्लियामेंट कर रही है। पहला क्या है, जो भी बिल है ना, जो अल्टर कर रहा है या चेंज कर रहा है स्टेट को, तो सीधी सी बात है ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना इसको अफेक्ट करता है। तो ये जो बिल है उसको प्रायोर परमिशन या प्रायोर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ मस्ट डन। तो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ना ऐसे बिल के लिए फर्स्ट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंपलसरी है, और प्रेसिडेंट को वो जो बिल है उसको स्टेट के व्यू लेने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर प्रेजेंट करना भी कंपलसरी है। ये 2 कंडीशन देखी थी कि भाई कोई भी बिल होता है जो स्टेट जो है उसकी बाउंड्री को चेंज कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है, या कोई भी उसके स्टेट जो है उसकी टेरिटरी को चेंज कर रहा है, तो वो बिल जो है ना, फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट की प्रायोर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उनको जो रिस्पेक्टिव स्टेट है जो अफेक्ट हो रहा है ये बिल से, उस लेजिस्लेचर के अंदर, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बिल भेजना पड़ेगा और उनके व्यू लेने पड़ेंगे। बट इसके अंदर एक्सेप्शंस भी देखा था, जो व्यू दिए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो क्या होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे प्रेसिडेंट पे, है ना। अगर वो मना करते हैं तो भी क्या होगा, ये जो बिल है चेंज करने का पार्लियामेंट जो है ना उसको अलाउ किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सेम चीज़ें हमने देखी थी 2014 के अंदर, जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, तो जब बिल है ना प्रेसिडेंट ने रिफ़र किया था आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को, तब क्या देखने को मिला था हमको, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने मना किया था, बट प्रेसिडेंट ने इसको क्या किया, अनदेखा किया, जो कि उनके हाथ में डिस्क्रिशन पावर है, और पार्लियामेंट ने क्या किया, बाइफर्केट कर दिया आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के।
डन, ये भी देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरीज़ के लिए ऐसे कोई रेफरेंस की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि वो यूनियन की टेरिटरी है ऑलरेडी। डन, तो इसका मतलब हमने ये भी देखा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है रिड्रॉ करने की पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हमने एक सेंटेंस देखा था इंडिया और यूएसए के लिए, जैसे कि इंडिया के लिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, स्टेट को रीअरेंज किया जा सकता है पर यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता। यूएसए के लिए रिवर्स है, वहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये भी हम देख चुके थे। इसके बाद हमने आर्टिकल 4 देखा था। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 के तहत होंगे उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 हमने देखा था प्रोसीजर मेंशन की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। डन, तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि एनी चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 shall not be considered or deemed as the amendment of the constitution under article 368। तो ये आर्टिकल 4 बोलता है, ये हम देख चुके हैं, है ना। तो कोई भी चेंजेस करने आर्टिकल 2 और 3 के तहत तो वो क्या है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे जो कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर है। डन, साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आर्टिकल 3 के अंदर वो पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपनी टेरिटरी जो है वो किसी फॉरेन कंट्रीज़ को दे दे। अगर फॉरेन कंट्री को टेरिटरी देनी है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर इंटरनल रीअरेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आर्टिकल 3 के अंदर आप स्टेट को रीअरेंज कर सकते हो। बट फॉरेन को टेरिटरी दे रहे हो तब आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। डन, और अगर बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं तो उसको आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के थ्रू ही क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। उसके लिए ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी लॉ पास करने की ज़रूरत है। अगर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको आप इजीली रिमेंड कर सकते हो। और इसी के रेफरेंस में हमने देखा था कि बांग्लादेश के साथ हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था 2015 के अंदर थ्रू 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए थे और 51 लिए थे। डन, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो रिकैप हुआ जो कि है इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन द यूनियन टेरिटरीज। अब इस सब टॉपिक के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट हैं 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो क्या स्टार्टिंग में ऐसे थे सिंस इंडिपेंडेंस या बाद में बने? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थे। ग्रेजुअली और पीरियड ऑफ टाइम हमने चेंजेस किए और ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं इनका क्या किया, बाइफर्केशन किया। यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया, स्टेट का बाइफर्केशन करके 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट बनाया। तो वो कैसे किए, वो सारा चीज़ें हमको इस सब टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी। क्या थी, चलिए देखते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले इंडिपेंडेंट के ड्यूरेशन में क्या था, 2 कैटेगरी ऑफ हमको पॉलिटिकल यूनियन देखने को मिलते थे जब इंडिपेंडेंस हो रही थी तब। एक तो ब्रिटिश प्रोविंस जो ब्रिटिश के हाथ में थी डायरेक्ट, और दूसरे प्रिंसले स्टेट थे, छोटे छोटे क्या थे, राजा महाराजा थे, 552 के समथिंग थे, यानी 552 के समथिंग प्रिंसले स्टेट थे छोटे छोटे जो रूल करते थे। डोमिनियन किसके अंडर थे, वो ब्रिटिश के अंदर थे पर इनडायरेक्ट रूल करते थे वो। डन, फिर जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमें पता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के थ्रू इंडिपेंडेंस मिली थी हमको। तो उसने क्या किया कि 2 सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए। हमें पता है इंडिया और एक पाकिस्तान, है ना। इंडिया सेक्युलर और पाकिस्तान जो है वो क्या था, एक टाइप का इस्लामिक स्टेट के रूप में, यानी कि थियोलॉजिकल स्टेट के रूप में निकल के आया था। और साथ में प्रिंसले स्टेट थे। तो एक तो इंडिया एक पाकिस्तान, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947 का, उसने क्या किया, एक इंडिया सेपरेट पाकिस्तान सेपरेट, और तीसरे जो प्रिंसले स्टेट थे ना उनको ऑप्शन दिए गए, है ना। क्या ऑप्शन दिए गए कि एदर यू कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन्स इंडिपेंडेंट, है ना। 3 ऑप्शन है आपके पास, या इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। डन, तो ऐसे 552 जैसे प्रिंसले स्टेट थे जिसमें से 549 जो थे उन्होंने क्या किया, इंडिया को चूज़ किया, यानी वो इंडिया से मिल गए। बट 3 ऐसे स्टेट थे जो कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर है ना। ये 3 जो स्टेट थे ना, ये लोग इन्होंने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की। डन, बट सब्सिक्वेंटली क्या किया, क्योंकि पता है ये अब जूनागढ़ की बात करें, हैदराबाद की बात करें और जम्मू कश्मीर टू सम एक्सटेंट, ये क्या है कि इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट देखेंगे, जियोग्राफिकल एक्सटेंट तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ही, इंडिया का पार्ट ही देखने को मिल सकता है ना, मिलता है। तो हमने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द पुलिस एक्शन, है ना, थ्रू द रेफरेंडम, जैसे कि बात करें हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शंस के थ्रू हमारे अंदर मिला लिया। जूनागढ़ के लोग थे तो जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम कराया और हमने उसको जूनागढ़ को क्या किया, इंडियन यूनियन के साथ मिला लिया। और साथ साथ में कश्मीर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरी सिंह ने साइन कर दी थी, है ना। तो ये तीनों को ऐसे करके क्या किया, हमने इंडियन यूनियन का पार्ट भी बना लिया।
तो ओवरऑल 552 जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडियन यूनियन का पार्ट हो गए। डन, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 1947 के समथिंग। अब 1950 आते आते क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट तो हो गए हम, अब 1950 आते आते क्या होता है, ये जो हमारे अब सारा जो क्या स्टेट्स हैं, तो स्टेट जो है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था 1950 तक, जिनको हम बोलते थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। डन। पार्ट ए जो होते हैं ना वो अर्स्टवाइल हम बोल सकते हैं जो गवर्नर की प्रोविंस हुआ करती थी, पहले जो गवर्नर की प्रोविंस हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, वो पार्ट ए के अंदर जनरली थे। पार्ट बी की आप बात करेंगे तो जनरली कौन थे इनके अंदर, प्रिंसली स्टेट थे ज़्यादातर, है ना, जिनके पास अपनी अपनी लेजिस्लेचर भी थी, लॉ बनाने के लिए जो बॉडी होती है लेजिस्लेचर वो भी थी। तो पार्ट 1 के अंदर कौन थे, गवर्नर्स की प्रोविंस। पार्ट बी के अंदर आप देखेंगे तो प्रिंसली स्टेट थे, है ना। पार्ट सी की बात करें तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज उनके अंदर देखने को मिलती थी। और पार्ट 4 को स्पेशली जो हमारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस लोकेशन है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, उनको पार्ट डी के अंदर रखा गया था। तो ये 4 डिवीज़न देखने को मिलते थे 1950s तक, है ना, कि भाई गवर्नर की प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, और साथ ही साथ हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि चीफ कमिश्नर जो हैं उनकी प्रोविंस, और साथ में डी जो था वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रखे गए थे, क्योंकि उनकी लोकेशन जो थी इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। तो ये 4-5 ये 1950s तक जो है इंडिया को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। अब क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नीड्स हो गई, है ना, ये नेसेसिटी निकल के आई कि भाई इंडिया को प्रॉपरली हमको क्या करना चाहिए, स्टेट्स के अंदर प्रॉपर रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, है ना। तो अब रीऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होता है कि अब गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज करेगी तो आर्बिट्री तो करेगी नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कमीशन बनाएगी और कुछ कमिटीज़ भी बनाएगी, और वो कमिटीज़ को टास्क दिया जाएगा कि आप भाई देखें कि क्या हो सकते हैं पैरामीटर्स इंडिया को डिवाइड करने के, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में किस पैरामीटर पे हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कमीशंस बनाती है, कमिटीज़ बनाती है। तो उन कमिटीज़ और कमीशंस के अंदर सबसे पहला जो कमीशन आता है वो आता है धार कमीशन। डन। धार कमीशन जो कि कब, जून 1948 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, अपॉइंट करती है। वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार था, है ना, इसीलिए उसको धार कमीशन बोला गया था, जिसने अपनी क्या रिपोर्ट सबमिट की कुछ 4 to 5 मंथ के अंदर। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 19 दिसंबर 1948 के अंदर। डन। और वो क्या रिकमेंड करता है कि भाई आप इंडिया का जो है रीऑर्गेनाइजेशंस करो, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है ना उसको ग्राउंड कंसिडर करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पे। क्योंकि उस समय प्रिवेलिंग डिमांड क्या थी, लोग क्या चाहते थे कि हमारा जो कल्चर है ना, रीजनल स्पेसिफिक हमारी लैंग्वेज है, उसके बेस पे इंडिया को डिवाइड करना चाहिए, लोग ये चाहते थे। बट कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करो कंट्री को, स्टेट या यूटीज़ के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, ताकि क्या हो, हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना गवर्नेंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। तो ये रिकमेंडेशन दी थी धार कमीशन ने। अब होता क्या है, प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, प्रोटेस्ट होते हैं तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। तो इसके कारण क्या करती है गवर्नमेंट जो है ना, ये धार कमीशन जो है ना इसकी रिकमेंडेशन को मोर और लेस रिजेक्ट करती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, है ना। तो दिसंबर में जैसे ही इनकी रिकमेंडेशन आती है वैसे ही प्रोटेस्ट वगैरह चीज़ें चालू हो जाती हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर आने लग जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अगर पीपल ही नहीं चाहेंगे, लोग ही नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, इनकी धार कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करें, तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। और अभी तो सोशल मीडियाज़ के अंदर हम देखते हैं, सोशल मीडिया जो है ना, फोर्थ ऑर्गन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंसिडर करते थे और प्रिंट मीडिया को, पर अभी सोशल मीडिया ज़्यादा रोल प्ले करने लगी है, तो उससे गवर्नमेंट पे और भी ज़्यादा प्रेशर्स देखने को मिलता है हमको। तो उस समय क्या होता था कि प्रेशर्स के कारण धार कमीशन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट नहीं की। जबकि क्या किया, दिसंबर यानी उसी मंथ 1948 के अंदर एक और कमेटी बिठाई जिसको बोला गया JVP कमेटी। अब JVP कमेटी के मेंबर कौन थे, जे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और साथ ही साथ पी यानी पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों मेंबर्स की अध्यक्षता में क्या 1948 के अंदर एक JVP कमेटी सेटअप की गई। सेम यही क्वेश्चन था कि भाई रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए स्टेट को। डन। तो अब ये कमेटी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 3-4 मंथ के बाद, अप्रैल 1949 के अंदर। अब ये कमेटी क्या करती है, तो सेम चीज़ें रिपीट करती है कि भाई लैंग्वेज और कल्चर जो है ना, वो बेस जो है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गया, शुड बी द ग्राउंड हो गया टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट इन इंडिया और इन द यूनियन ऑफ इंडिया।
डन। तो वो ही लैंग्वेज जो है ना और कल्चर है, उस बेस को ये भी रिजेक्ट करती है, यानी कि सेम फॉर्मूला देती है जो धार कमीशन ने दिया था जेवीपी कमेटी भी। डन। तो अब क्या होता है, सेम रिकमेंडेशन दी तो लोग क्या करेंगे, अगेन प्रोटेस्ट करेंगे। लोग चाहते ही नहीं थे कि हमको किस बेस पे डिवाइड किया जाए, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया। लोग चाहते थे हमको लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किया जाए। डन। अब इसी बीच क्या होता है, 1953 के अंदर, अक्टूबर 1953 के अंदर गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है एक पहला स्टेट क्रिएट करने के लिए, जो कि था आंध्र प्रदेश। जो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, तो उनके द्वारा क्या गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है, और फोर्स करके पहला जो लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट क्रिएट किया जाता है 1953 के अंदर, जिसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके मेंबर थे, कौन, पोटी श्री रामालू, वो क्या होता है फास्ट अन टू डेथ पे बैठ गए और 56 डे का उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और साथ ही साथ उनकी डेथ होती है। अब क्या होता है, कोई भी लीडर है वो अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठता है तो उसको पॉपुलर सपोर्ट तो मिलता है, यानी कि पॉपुलेशन का सपोर्ट तो मिलता है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है तो पब्लिक जो है ना क्या हो जाती है, एग्रेशन देखने को मिलता है पब्लिक के अंदर, है ना। और फिर वो पब्लिक का एग्रेशन क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। सेम चीज़ें हुई 53 के अंदर, श्री रामालू पोट्टी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है हंगर स्ट्राइक करते करते 56 डेज़ की, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है और फर्स्ट स्टेट क्रिएट होता है 1953 के अंदर ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन, जो कि था आंध्र प्रदेश। डन। अब 53 के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, अगेन एक कमीशन बिठाती है जिसको हम बोलते हैं फजल अली कमीशन 1953 के अंदर। डन। ये 3 मेंबर का कमीशन होता है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है, याद रखना। ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि फजल अली कमीशन जो था 1953 के अंदर, दिसंबर 1953 के अंदर अपॉइंट किया गया, इसको फजल अली कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। और ये जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता यानी कि उनकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाया गया था। डन। अब अगेन क्या करता है फजल अली कमीशन जो है वो भी क्या करता है, रिव्यू करता है सारी चीज़ों को कि भाई हम स्टेट का रीऑर्गेनाइज हो गया, किस बेस पे करें। तो रिव्यू करते करते इनके हाथ में क्या आता है, अब रिव्यू करते करते 53 के अंदर अपॉइंट किया 2 साल के इर्द गिर्द, यानी ऑन एंड अराउंड 2 ईयर पूरी सर्च सर्वे सारी चीज़ें कमेटी बिठा के सारी रिकमेंडेशन ग्राउंड लेवल की चीज़ें जानी, और उसके बाद ये क्या रिकमेंडेशन इनके निकल के आती है रिपोर्ट के फॉर्म में 1955 के अंदर सितंबर। डन। तो 53 के अंदर अपॉइंट किया गया दिसंबर, और 55 हो गया 1955 के अंदर इनकी रिपोर्ट निकल के आती है। अब वो रिपोर्ट क्या बोलती है, अब ये रिपोर्ट आप देखेंगे ना तो पूरा टर्न देखने को मिलेगा। जो इससे पहले जो धार और जेवीपी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई लैंग्वेज जो शुड नॉट बी द बेस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, उसको रिजेक्ट करती है इनकी रिपोर्ट, और ये बोलती है यस हम एक्सेप्ट करते हैं कि लैंग्वेज जो है ना एज द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लैंग्वेज को हम बेस रखेंगे रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट को, बट थियरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है ना उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या होता है, वन लैंग्वेज वन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो फजल अली कमीशन था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं इसको, तो इन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज बेस होगा, हम उसके हिसाब से स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे, बट कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में एक ही प्रकार की लैंग्वेज यानी वन टाइप की लैंग्वेज और कल्चर फॉलो करने वाले ही रहेंगे, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ हो गया मराठी लोग ही रहेंगे, मराठी स्पीकिंग पीपल ही रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुजरात के अंदर सिर्फ गुजराती ही रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ तेलुगु ही रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें इन्होंने रिजेक्ट की। तो इन्होंने बोला ठीक है लैंग्वेज के बेस पे हम रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट को, पर वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है ये आपको आइडिया आ गया कि भाई वन स्टेट जो है ना उसमें एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहेंगे, ये चीज़ें हम रिजेक्ट करते हैं। और अभी भी हम देखने को मिलता है हमें, है ना, नॉर्थ की पॉपुलेशन साउथ में भी देखने को मिलती है, साउथ की पॉपुलेशन नॉर्थ में भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें इन्हीं की रिकमेंडेशन थी। और इन्होंने ये रिकमेंडेशन क्यों दी, तो यूनिटी ऑफ इंडिया जो है ना उसको प्राइमरी उन्होंने कंसिडर किया कि भाई यूनिटी ऑफ इंडिया को हम प्राइमेसी देंगे सबसे पहले। भाई स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना है पर यूनिटी भी रहनी चाहिए इंडिया के अंदर। आप वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात करेंगे
तो उससे क्या होगी, सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएंगे। कोई यूपी बिहार का इंसान है, वो माइग्रेंट होता है एम्प्लॉयमेंट या गुड हेल्थ या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या एजुकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो माइग्रेंट होता है और दूसरे स्टेट में जाता है और आप अलाउ नहीं करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ से क्या होगा, यूनिटी ऑफ कंट्री, है ना, यूनिटी ऑफ इंडिया जो है ना वो क्या होगी, थ्रेट होगी। तो इसीलिए उसको प्राइमेसी देते हुए इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है ना उसको रिजेक्ट किया। और इन्होंने 4 फैक्टर जो है ना आइडेंटिफाई किए, मेजर फैक्टर, है ना, ये रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट के। वो क्या थे, सबसे पहला हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे द यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। डन। यूनिटी कैसे रहेगी, लोग एक स्टेट के दूसरी स्टेट में जाएंगे, दूसरे स्टेट के तीसरे स्टेट में जाएंगे, और लोग क्या करेंगे, हमको यूनिटी देखने को मिलेगी डाइवर्सिटी में भी, यानी लोग डाइवर्स बैकग्राउंड के आ रहे हैं और वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, जिससे क्या हो रहा है, एक यूनाइट जो है ना इंडिया बन रहा है। तो इससे क्या होगी, प्रिजर्व भी होगी और स्ट्रेंथन भी होगी यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या ऑफ द कंट्री बोलूँगा। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी देखने को, सीधी सी बात है, बाहर के लोग अंदर आएंगे, नॉर्थ के लोग साउथ में जाएंगे तो उनका कल्चर लेके वो साउथ में जाएंगे, साउथ के लोग नॉर्थ में जाएंगे तो उनका कल्चर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा, लैंग्वेज भी शिफ्ट होगी ऑब्वियसली। तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज और कल्चर बेस पे होमोजेनिटी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी इसी के अंदर देखेगी, क्योंकि माइग्रेशंस होते हैं, माइग्रेशंस होने से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल जनरेट होती है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, और उससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है ना फ्लरिश होती है। इकोनॉमी फ्लरिश होगी तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी फ्लरिश होगी तो क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रोडक्शंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेशन की ग्रोथ होगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शंस होगा, प्रोडक्शंस के लिए मोर एंड मोर हो गया, हायर किए जाएंगे लेबर्स, और उससे क्या होगा, इन शॉर्ट मार्केट और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कंसिडरेशन थी। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल हो गया इन स्टेट एंड द यूनियन और नेशन एज अ होल हो गया, ये भी एक कंसिडरेशन थी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। डन। तो ये रिकमेंडेशन थी फजल अली की। अब इसने और भी रिकमेंड किया था कि आप देश जो है ना उसको 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, जिसको हम यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं, उसके अंदर डिवाइड करो। पर सारी रिकमेंडेशन जो है ना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की। गवर्नमेंट ने क्या किए, 2 एक्ट लेके आए। एक तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आती है गवर्नमेंट 1956 के थ्रू, और साथ ही साथ 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करती है 1956 के अंदर। और क्या करती है, देश को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइड करती है। डन। तो यूँ बोले, अगर कल को क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फजल अली कमीशन की सारी रिकमेंडेशन जो है ना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली, तो नहीं, सारी नहीं की थी, कुछ की थी, मेजरली की थी। 16 स्टेट और 3 यूटीज़ की रिकमेंडेशन दी थी, पर गवर्नमेंट ने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनाए थे। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो ये रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती है। डन। अब इसके बेस पे हमने देखे कि भाई हाँ, फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन ने हमने स्टेट को तो रीऑर्गेनाइज कर लिया लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज के बेस पे, और साथ ही साथ वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूले को रिजेक्ट भी कर लिया, है ना। तो अब कौन कौन से स्टेट बनाए गए और किस किस में से निकल के बनाए गए, तो वो सारी चीज़ें वो हमें देखनी है। डन। तो देखो, शुरुआत में क्या हुआ था कि 1956 के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट देखने को मिलता है हमको, तो उन्होंने कौन कौन से स्टेट बनाए शुरुआत में। तो कुछ स्टेट है जिनको मर्ज कर करके अलग अलग स्टेट बनाए गए, जैसे कि केरला बनाया, है ना। केरला कैसे बनाया गया, तो जब उस समय का जो ट्रावनकोर था, कोचीन स्टेट था, मालाबार डिस्ट्रिक्ट था मद्रास का, फिर कासरगोड साउथ कनाडा का जो डिस्ट्रिक्ट था कासरगोड, तो इन सबको मिला के क्या किया गया, केरला बनाया गया। वैसे जो तेलुगु पीपल थे, है ना, हैदराबाद के आसपास के, हैदराबाद स्टेट था, प्रिंसले स्टेट था, तो हैदराबाद के आसपास के जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, है ना, आंध्र स्टेट के, तो उन सबको मर्ज करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य भारत के जो स्टेट थे, विंध्यास प्रदेश जिसको बोला जाता है, भोपाल स्टेट हो गया, इन सबको मर्ज करके मध्य प्रदेश बनाया गया, है ना। साथ ही साथ सौराष्ट्र स्टेट है, कच्छ स्टेट है ना, इन सबको मर्ज करके क्या किया गया, बॉम्बे स्टेट बनाया गया उस समय, है ना। फिर कुर्ग स्टेट है ना, मैसूर स्टेट है, इन सबको मर्ज करके क्या एक मैसूर स्टेट बनाया, जैसे कुर्ग स्टेट है, इन सबको मर्ज करके मैसूर स्टेट बनाया। डन। साथ ही साथ पटियाला आप देखते हैं और ईस्ट पंजाब है ना, इन सबको मर्ज करके एक पंजाब स्टेट बनाया। अजमेर स्टेट है, उसको मर्ज किया गया आसपास के टेरिटरीज़ के साथ और राजस्थान स्टेट बनाया, है ना। साथ ही साथ कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी बनाई उस समय, जिनको जैसे कि अपने लक्षद्वीप है प्रेजेंटली, तो उस समय उसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, तब क्या था, लकाडी हो गया, मिनीकोय हो गया, है ना, अमिंदीव आइलैंड हो गया, ये सब
क्या सेपरेट किए गए, कहाँ से, मद्रास स्टेट जो हुआ करता था प्रेजेंट डे तमिलनाडु, तो वहाँ से ये 3 जो है ना आइलैंड बनाए गए अलग अलग, लेकेडियो, मिनिको एंड अमीनदीव। तो ये आइलैंड भी सेपरेट किए गए मद्रास स्टेट से। डन। तो ये क्या किया, कुछ स्टेट बनाए गए अलग अलग टेरिटरीज़ को क्या मर्ज करके या सेपरेट करके, तो ये कुछ स्टेट बनाए गए। डन। टोटल कितने थे जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा, 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, है ना। तो ये सब बनाएगा। अब ये सारे नहीं है, इसमें से कुछ बाकी भी हैं, है ना। अब क्या होता है, अब 1956 के एक्ट से इतने स्टेट तो बनाए गए। अब उसके बाद जैसे 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखने को मिलता है, इसमें सम शॉर्ट ऑफ स्टेट हमने बना दिए। अब उसके बाद ग्रेजुअली कैसे बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन या स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जाता है टाइम टू टाइम, वो कैसे क्या किया जाता है तो वो देखते हैं हम। तो न्यू स्टेट बनाए जाते हैं और यूटीज़ बनाई जाती है आफ्टर 1956। क्या होता है, तो भाई 1956 का जो एक्ट था पॉलिटिकल मैप, वो कंटिन्यूस हमको क्या करने को मिलता है, हमको कंटिन्यूस उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी क्या कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे, है ना। उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, तो इन सब के रिजल्ट के कारण क्या हुआ, और साथ साथ में लैंग्वेज के बेस पे होमोजेनिटी मेंटेन करने के लिए, कल्चरल होमोजेनिटी मेंटेन करने के लिए हमने क्या, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ना, एग्जिस्टिंग स्टेट है उनका क्या किया, बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन वगैरह किया और नंबर ऑफ स्टेट बनाए हमने, है ना। जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी उनका बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन, ये यूनियन टेरिटरीज को स्टेट के अंदर कन्वर्सन, ये सब देखने को मिलता है। तो कैसे कहते हो, सबसे पहला हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 1960 के अंदर है क्या किया गया, जो बॉम्बे स्टेट था, हमने ऊपर देखा बॉम्बे स्टेट जो है ना उसको डिवाइड कर दिया गया और 2 स्टेट बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। कब? 1960s के अंदर। मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी उनके लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग जनरली जो पॉपुलेशन थी उनके लिए गुजरात बना दिया गया। ठीक है। और गुजरात को कौन सा, 15वां स्टेट, क्योंकि 14 स्टेट तो ऑलरेडी थे तो गुजरात को 15वां स्टेट बना दिया गया। और बॉम्बे तो उसमें ऑलरेडी 14 में इंक्लूड था, तो बॉम्बे महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र तो 14 एज इट इज़ था और 15वां स्टेट क्या हुआ, हमारा गुजरात बना 1960s के अंदर से। फिर आगे चलते चलते दादर और नगर हवेली देखने को मिलता है, दादर और नगर हवेली देखने को मिलता है। तो हमें पता है जैसा कि दादर और नगर हवेली क्या था, पोर्टुगीज़ रूल करते थे यहाँ पे। कब तक? 1954 तक रूल किया था पोर्टुगीज़ ने इसके ऊपर। फिर कंसिक्वेंटली क्या किया हमने, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना पोर्टुगीज़ से लिया 1961 के अंदर। डन। क्योंकि लोगों ने वहाँ की क्या किया, रेफरेंडम या प्लेबिसाइड्स के थ्रू 1961 के अंदर सपोर्ट किया इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट्स के हाथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना पोर्टुगीज़ ने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। और हमने 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1961 के अंदर, और दादर एंड नगर हवेली को पोर्टुगीज़ से क्या ले लिया और उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, पार्ट हो गया, दादर एंड नगर हवेली 1961 के अंदर। वैसे ही गोवा, दीव एंड दमन 1962 के अंदर देखने को मिलते हैं। ये भी जनरली किनके हाथ में थे, पोर्टुगीज़ के हाथ में ही थे, है ना। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया, गोवा को भी, दीव को भी और दमन को भी पोर्टुगीज़ से ट्रांसफ़र करवा के इंडियन की टेरिटरी का पार्ट बना लिया। डन। साथ ही पुडुचेरी की बात करें तो 1962 अगेन पोर्टुगीज़ का ये सेंटर हुआ करता था। तो हमने क्या किया, 1962 के अंदर पुडुचेरी है उसको भी क्या किया, इंडिया का पार्ट बनाया। सिमिलरली नागालैंड को भी 1963 के अंदर हमने ग्रेजुअली क्या किया, इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। फिर हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश को भी, जैसे कि हरियाणा और चंडीगढ़ है 1966 के अंदर, है ना। पंजाब और हरियाणा को इंडिया का पार्ट बनाया, यानी कि इंडिया का पार्ट तो थी, उसको बाइफर्केट किया। हरियाणा स्टेट को, पंजाब स्टेट को क्या किया हमने, बाइफर्केट किया 1966 के अंदर, और उससे चंडीगढ़ और हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिला, है ना। और ग्रेजुअली हिमाचल प्रदेश को भी 1971 के अंदर क्या किया, यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश जो थी उसको हमने स्टेट का स्टेटस दिया, और जो कि 18th स्टेट बना हमारा। डन। ओके। तो हरियाणा चंडीगढ़ और साथ साथ में हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब से, और हिमाचल प्रदेश जो यूटी था उसको स्टेट बनाया, जो कि 18th नंबर का स्टेट देखने को मिलता है। ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है। डन। इसको आपको क्या एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। और साथ ही साथ हम बात करते हैं अब मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय आ गया, जो कि 1972 के अंदर इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है थ्रू द बाइफर्केशन। डन। साथ ही साथ हम देखते हैं सिक्किम को 1974 और 75 के अंदर ले लिया। 74 के अंदर जो सिक्किम था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 किया था, उसके थ्रू इसको क्या किया, इंडिया का पार्ट बनाया गया,
ठीक है, बट एज अ एसोसिएट स्टेट। पर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नेक्स्ट ईयर यानी कि 1975 करके इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया इंडिया के अंदर। साथ ही मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा देखने को मिलते हैं 1987 के अंदर हमारा पार्ट बने। और रिसेंट की बात करें हम तो हमें पता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है इनका क्रिएशन हुआ 2000 के अंदर, है ना, 2000 के अंदर। जैसे कि बात करें हम छत्तीसगढ़ हो गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड हो गया, तो इनका क्रिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें हम कि भाई छत्तीसगढ़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ हमें किस टेरिटरीज़ के अंदर से, तो मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में से हमको उत्तराखंड देखने को मिलता है, साथ ही साथ झारखंड जो है ना उसका फॉर्मेशन बिहार में से देखने को मिलता है। और ये 26, 27 और 28 यानी 26, 27 और 28 रिस्पेक्टिव स्टेट देखने को मिलते हैं। साथ ही तेलंगाना रिसेंट 2014 के अंदर क्या किया, 29th स्टेट बना हमारा, किसमें से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र स्टेट एक्ट 1953 था, उसको चेंज किया गया। और 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर क्या किया गया, आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश और साथ साथ में तेलंगाना के अंदर क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया। और रिसेंटली, और उस समय क्या बोला गया कि 10 ईयर्स के लिए जो कैपिटल जो है ना वो सेम होने वाली है ना, कैपिटल सेम होने वाली है हैदराबाद। बट 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, आंध्र प्रदेश जो है ना उसको अपनी कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ये कैपिटल तेलंगाना के पास जाएगी। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, हमें पता है ना, आंध्र प्रदेश उसकी कैपिटल जो है ना शिफ्ट कर ली, और अमरावती या विशाखापट्टनम जो है ना वो उसकी कैपिटल के रूप में डेवलप कर रहा है आंध्र प्रदेश। फिर जम्मू एंड कश्मीर का हमें देखने को मिलता है 2019 के अंदर, है ना, क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो अलग स्टेट और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरीज़ डिक्लेयर किया गया 2019 के अंदर। फिर मोस्ट रिसेंटली की हम बात करें तो 2020 के अंदर क्या किया, दादर एंड नगर हवेली प्लस दीव एंड दमन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो इसके बाद अगर फाइनली हम बात करते तो प्रेजेंटली हमारे कितने स्टेट, जो स्टार्टिंग की बात करें हमने तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलता था 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। पर करंटली कितने हैं, तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलती है करंट। डन। तो ऐसे स्टेट का टाइम टू टाइम क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि नेम जो है ना, कुछ यूनियन टेरिटरी या कुछ स्टेट के नेम भी चेंज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जो था 1950s के अंदर उसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, 1969 के अंदर मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया गया, 73 के अंदर मैसूर को कर्नाटका का नाम दिया गया, है ना। फिर ये 1973 के अंदर जो है हमने देखे थे 3 आइलैंड जो मद्रास स्टेट से सेपरेट किए गए थे, लैकाडीव, मिनिको एंड अमीनदीव आइलैंड, उसको लक्षद्वीप का नाम दिया गया। 1992 के अंदर क्या गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है ना उसका नाम चेंज करके उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया। डन। साथ ही साथ जो उत्तरांचल है उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया 2006 के अंदर। साथ ही साथ पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी पौंडीचेरी था, उसका नाम चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया 2006 के अंदर। और उड़ीसा जो है लेटेस्ट नेम चेंज करके उसका नाम उड़ीसा कर दिया 2011 के। तो ये कुछ टेरिटरी है जिनके नाम चेंज देखने को मिलते हैं। डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर क्या देखा हमने कि भाई स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, टाइम टू टाइम जो कमीशंस एस्टेब्लिश किए गए 1950 यानी सिंस इंडिपेंडेंस, देखा कि कैसे प्रिंसली स्टेट और गवर्नर के प्रोविंस देखने को मिलती थी, वहाँ से कैसे ग्रेजुअली जो है ना 1947 का एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और जिसके अंदर क्या किया हमने, टेरिटरीज़ को इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट के अंदर डिवाइड किया। प्रिंसली स्टेट को ऑप्शंस दिए गए, 552 प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडिया के साथ जुड़े, 3 नहीं थे, ग्रेजुअली तीनों को भी लिया गया, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। फिर हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के थ्रू क्या 3 अलग अलग कमीशन एंड कमिटीज़ देखी थी, है ना। कौन कौन सी देखी थी, तो धार कमीशन हो गया, जेवीपी कमेटी हो गया, फिर फजल अली और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी जिसको कहते हैं वो देखी। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी वो देखा हमने। फिर टाइम टू टाइम कैसे डिफरेंट स्टेट हैं, जो शुरुआत में 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ थी, वहाँ से अभी तक का जो सफ़र है 28 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ का, वो देखा हमने। फिर हमने देखे ग्रेजुअली नाम इनका कैसे चेंज किया गया, और इनको अभी जो प्रेजेंटली इनके नेम है कुछ स्टेट के जो मेंशन किए गए यहाँ पे, वो कैसे किए गए, किस तरीके से ये नेम चेंज करके प्रेजेंट स्टेट में आए। डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे कुछ टेबल्स भी दिए गए हैं जिसके अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 2019 वगैरह कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार गो थ्रू होइएगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। हाँ, फैक्ट्स के रूप में आप देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, है ना। इसके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू होइएगा आपको आइडिया आ जाएगा। डन। बस इसी के साथ हम आज का लेक्चर
यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम सिर्फ पॉलिटी ही इसी को कंप्लीट नहीं कर पाएँ, साथ ही साथ हम दूसरे इनिशिएटिव भी लेंगे, करंट अफेयर्स के और दूसरे किसी सब्जेक्ट की सीरीज़ चालू करेंगे तब भी। तो उसके लिए प्लीज़ आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, नीड है, तो प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा। डन। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।